नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा आज चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों। और इस लेसन का नाम है दोस्तों, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो एजुकेशन पॉलिसी जो भी चलेगी इसमें दोस्तों, ब्रिटिश काल में जो भी शिक्षा प्रणाली रहेगी उन लोगों को, तो वो दिया जाएगा। ठीक है, तो इस लेसन में यही बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इस लेसन में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को दोस्तों शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। और जिन लोगों को लगता है वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है आपके माध्यम के अनुसार प्राप्त हो सके। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ओके, स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों और किसानों और आदिवासियों पर किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और उनके मूल्य मान्यताओं को बदलना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे। भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेज़ों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेज़ों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाओ जमाव नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, अंग्रेज़ शिक्षा को किस तरह देखते थे। उससे पहले एक हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक कोड में दिया है, भाषाविद। भाषाविद का क्या अर्थ होता है, इसको आप लोग देखिए। एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, उसे ही हम दोस्तों भाषाविद कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे। ठीक है, और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुई है। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी, और इस बारे में अंग्रेज़ों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे है दोस्तों, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एक फिगर है, विलियम जोन्स, और फ़ारसी भाषा सीख रहे हैं। ठीक है, ये उनका फिगर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, प्राच्यवाद की परंपरा। ये हमारा टॉपिक है, प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स नामक एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे, मतलब अलग अलग भाषाओं के ज्ञाता भी थे। ठीक है, ये कट गया थोड़ा, क्षमा करिएगा। भाषाविद भी थे। उन्हें ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में कौन कौन से विषय का अध्ययन किया था, तो ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे। ठीक है, वो ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच भी भाषाएं जानते थे और फ़ारसी दोस्तों सीख रहे थे। ठीक है, आगे, और वे अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फ़ारसी भी सीख चुके थे। देख रहे हैं दोस्तों, कमाल का व्यक्तित्व थे। फ़ारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ये सब आदि भाषाएं इनको आती थी। ठीक है, आगे, कलकत्ता में आने के बाद वे रोज़ाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर संस्कृत की बारीकियाँ, देखिए दोस्तों, संस्कृत की बारीकियाँ, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। यानी कि दोस्तों वो संस्कृत पर भी जोर देने लगे थे। ठीक है, कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा शास्त्र,
या चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। आगे देख लेते हैं। शुरू किया आगे जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, ठीक है। ये याद रखिएगा, पॉइंट नोटेड है, ठीक है। भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव शिखर पर थी, ये विलियम जोन्स और कोलब्रुक का कथन था, ठीक है, मानना था। परंतु बाद में उनका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत ज़रूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के ज़रिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए, ठीक है। याद रखिएगा, प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में वो लोग क्या करें, जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत में लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी। क्या दलील दी? कि अंग्रेज़ों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं, ठीक है। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा ना दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं। केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। आगे इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 ईस्वी में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1791 ईस्वी में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। प्राच्यवादी मतलब दोस्तों होता है, ध्यान से देखिए, प्राच्यवादी मतलब होता है दोस्तों एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन मतलब गहरा ज्ञान रखने वाले लोग, ठीक है, डीपली ज्ञान रखने वाले लोग। आगे दोस्तों पूरब की जघन्य गलतियाँ। उससे पहले हम लोग ऊपर जो भी हम लोगों का थोड़ा बहुत फिगर वगैरह छूटा है या कोई कोड वगैरह छूटा है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ये चित्र हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले देख लेते हैं एक बार हम लोग का कुछ छूटा है। ये हम लोग विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे थे, ये हम लोग देख लिए थे। ये है दोस्तों हमारा, इनको है हेनरी टॉमस कोलब्रुक हैं ये, ठीक है। इनका फिगर देखिए। वह संस्कृत व हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे, ठीक। आगे बढ़े।
चलिए आगे है दोस्तों हमारा, ये है हमारा चित्र, ये है हमारे चित्र में वॉरेन हेस्टिंग का स्मारक है। यहाँ वॉरेन हेस्टिंग है, रिचर्ड वेस्टमा कोर्ट 1830 ईस्वी, अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में है ये चीज़। हालांकि मैं गया था कि कोलकाता विक्टोरिया हाउस में, तो मैंने इस फिगर को देखा था, लेकिन मेरे को अभी ध्यान नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं अगर जाऊंगा तो ज़रूर इसको याद रखूंगा। ठीक, कोई नहीं। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है वो वॉरेन हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है, जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित, ये है पंडित जी, और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों मुंशी जी है ये, और ये पंडित जी हैं। ठीक है, खड़े हैं पंडित जी, ये हेस्टिंग भैया हैं। ठीक, चलिए चलिए दिखाई दे रहे हैं, आगे देखते हैं। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होनी चाहिए। ठीक है, ये इन लोगों का कथन था। ठीक, आगे देखते हैं। आगे प्राच्यवादी हम लोग समझ लिए कि एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले को हम प्राच्यवादी कहते हैं। मुंशी दोस्तों कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो, उसको हम लोग मुंशी कहते हैं। वर्नाकुलर शब्द आया था दोस्तों, उसको देख लीजिए क्या कहते हैं। यह शब्द जो है हमारा वर्नाकुलर, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत अपने औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोज़मर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फ़र्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, वर्नाकुलर शब्द का। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पूरब की जघन्य गलतियाँ। आइए देखते हैं पूरब की जघन्य गलतियाँ क्या क्या थी। चलिए इसको देख लेते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। क्या अगंभीर और सतही था। आगे, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेज़ों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल, ठीक है, साम्राज्यवादी इतिहास का जनक जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भाषाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के ज़रिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम में किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोगों का एक शब्द था मदरसा, जिसे वॉरेन हेस्टिंग जो है स्थापित करता है 1781 में दोस्तों, और 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। ठीक, उसके द्वारा मदरसा। आइए देखते हैं। सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्था हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, याद रखिएगा, थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे, कितनी शर्म की बात है, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना ज़रूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक
खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। देख रहे हैं दोस्तों कितना आलोचना कर रहा है, मूर्ख कहीं का। इसको पता ही नहीं है कि इसके देश में जितनी चीज़ें यूज़ भी होती थी वो भारत का ही देन था। ये क्या बताएगा? हमारी जो मेडिकल साइंस थी, चिकित्सा औषधि, इन लोगों से कितनी आगे थी हमारे। क्या हम बताएं, उनको छोड़िए, आगे देखते हैं। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार और प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, यही है भैया, देख लीजिए। ठाट से बैठे हैं थॉमस बेबिंगटन मैकाले और उनका अध्ययन कक्ष। ये 4-5 किताब रखे हैं और ये इनका अध्ययन कक्ष। इससे ज़्यादा तो हमारे आजकल के वकीलों के पास होती है बुक्स। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। आगे आगे दोस्तों, मैकाले के मिनट्स के आधार पर 1835 ईस्वी का अंग्रेज़ों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा। किसको? अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा और कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन ना दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। ठीक है, मैकाले के आने के बाद दोस्तों 1835 के बाद ये सब कांड होना स्टार्ट हो गया। अंग्रेजी को ज़्यादा बढ़ावा देने लगे ये लोग। आगे देखते हैं दोस्तों, व्यवसाय के लिए शिक्षा। उससे पहले हम लोग ऊपर देख लेते हैं। यह है ज्ञानियों की भाषा। अंग्रेजी पढ़ने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने कहा था, सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में ना तो साहित्यिक जानकारियाँ होती हैं और ना ही वैज्ञानिक। ठीक है, आगे। इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्र और रुखी है कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, ये मैकाले का कथन था 2 फरवरी 1835 के समय। दोस्तों बताइए, ये इतना बुराई करके गया और आज जो है हमारे देश की जो भाषा है, कॉमन भाषा हिंदी। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा केवल हिंदी ही, बहुत सारी भाषाएँ हमारे देश में बोली जाती हैं। हालाँकि 22 भाषा को मान्यता दिया गया है संविधान में, लेकिन हमारे देश में अगर देखा जाए तो 1500 से भी अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग बोली है और ये है जनाब की कह रहे हैं हम लोगों की भाषा को दरिद्र और रुखी बता रहे हैं, जबकि पूरे वर्ल्ड आज की दौर ऐसा आ गया है कि पूरे देश, पूरे वर्ल्ड जो है दोस्तों हिंदी बोलना पसंद कर रहा है। बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं और लोग हैं हिंदी जानने के लिए और बोलने के लिए तत्पर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्यवसाय के लिए शिक्षा देख लेते हैं। वुड का डिस्पैच आएगा इसी में दोस्तों। चलिए, 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र यानी वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। 1854 में आया था। ठीक है, वुड डिस्पैच याद रखिएगा। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यावहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य में विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि
तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना शुरू कर देंगे। भाई अंग्रेज़ी बोलने लगेंगे तो अंग्रेज़ों की तरह भाई उन लोग व्यवहार भी करेंगे, तो भाई उनकी तरह रहन सहन और पहनावा भी तो ज़रूरत पड़ेगा। ये सब दोस्तों ट्रिक था अपने शासन को स्थापित करने के लिए। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया है कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और इसके फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। ये दोस्तों हम लोगों का जो शिक्षा है उसकी बुराई कर रहे हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 1854 ईस्वी के नीति पत्र के बाद अंग्रेज़ों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधित सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाया गया। 1857 ईस्वी में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रयास भी किए गए। आगे दोस्तों मैं ना आगे हम लोग अब पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा फिगर को पुट आउट करते हैं। उससे पहले दोस्तों हम लोग ये देख लेते हैं। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क था, क्या था ये देखते हैं। 1854 ईस्वी के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था, हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। ठीक है, आगे दोस्तों एक गतिविधि है, ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। ये हम लोगों को बहुत रोचक चीज़ें दिखाता है। गतिविधि सोचने पर मजबूर भी करता है। चलिए देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में जी रहे हैं। सपोज दैट आप लोग जो है 1850 में जी रहे हैं। ठीक है, अपने आप को उस दौर में ले जाइए, इमेजिन करिए। आपने वुड के नीति पत्र यानी वुड डिस्पैच के बारे में सुना है। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रियाएँ लिखिए। ठीक है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रियाएँ रहेंगी, इसके बारे में आप लिखिए। एक आध दो पेज लिख कर आप लोग अपने से डिफ़ाइन करिए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए एक फिगर है, 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय की फिगर है। ये देख रहे हैं, बम्बई विश्वविद्यालय है। कितना सुंदर दिख रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है नैतिक शिक्षा की मांग। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों पर घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। ठीक है, आगे 1813 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचार गतिविधियों के विरोधी थे। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेज़ों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं ना खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 ईस्वी में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 ईस्वी में एक कॉलेज खोला गया। ठीक है, 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 ईस्वी के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। ठीक है, आगे यह है दोस्तों हमारे चित्र स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। ठीक है, याद रखिएगा विलियम केरे इनका नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये दोस्तों देखिए, कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित श्रीरामपुर कॉलेज।
ये दोस्तों बहुत ही फेमस कॉलेज है, कोलकाता के पास जो है हुगली नदी, हावड़ा में हुगली नदी है ना, वहाँ पे स्थित है श्री रामपुर कॉलेज। ठीक है, कलकत्ता में ही है। चलिए आगे देखते हैं, स्थानीय पाठशालाओं का क्या होगा। उसको पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग एक यहाँ पे फिगर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ग्रामीण पाठशाला है दोस्तों, यह फ्रांसवा साल्वीन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। कौन बनाया था इस चित्र को दोस्तों? फ्रांसवा साल्वीन नामक एक डच पेंटर था, उसने बनाया था। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दयनीय जीवन को दर्शाने का प्रयास किया था। ठीक, आगे देख लेते हैं हम लोग, स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? हाँ, गुरुकुल वगैरह था, तक्षशिला था, इससे पहले नालंदा था, विक्रमशिला था। ये लोग क्या बताएंगे हम लोगों को, इससे पहले हम लोग का यूनिवर्सिटी था। ठीक है, ये लोग तो कलम तक उठाना नहीं जानते होंगे, तब से हम लोग लिखना जानते हैं। आगे कहाँ थे दोस्तों पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? अरे भैया, वो मध्यकाल में ही तहस नहस कर दिया गया, फिर भी चलता था थोड़ा बहुत। चलिए आगे देखते हैं, विलियम एडम की रिपोर्ट क्या थी, आइए देखते हैं विलियम एडम की रिपोर्ट। विलियम एडम सर की रिपोर्ट देख लेते हैं दोस्तों। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड में, एक सेकंड दोस्तों, बैटरी जवाब दे दिया। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे दोस्तों? 1830 के दशक में, 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। ठीक है, एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बढ़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थीं। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थीं। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। ठीक है दोस्तों, पाठशालाएं वगैरह थी, लेकिन यहाँ थोड़ा डिग्री का समस्या था। ठीक है, जैसे कि अंग्रेज लोग क्या थे कि डिग्री देते थे, जैसे आज हम लोगों को रिजल्ट वगैरह मिलता है ना, तो उस समय था भारत में शिक्षा, लेकिन इस टाइप से दोस्तों डिग्री नहीं मिल रहा था। इस वजह से भाई इन लोगों की नज़र में उसका वैल्यू नहीं था। ठीक, चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। भारत में जो शिक्षा का तरीका था वो काफ़ी क्या था? लचीला था। आगे, आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थीं। बच्चों की फ़ीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थीं, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थीं। लोग दरी बिछा के या बोरा वगैरह बिछा कर दोस्तों ज़मीन पर ही बैठा करते थे। ठीक है, किताब जो होता था उस समय का, एक सेकेंड, कहाँ थे? हाँ, किताब जो था दोस्तों उस समय का प्रिंटेड नहीं था, बट हाथ से लिखा हुआ था। तो लोग क्या करते थे, उसी को हाथ से और कॉपियाँ बना लेती थी और प्रतियाँ बनाकर और बुक्स बढ़ा लेते थे उस टाइप से। आगे, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे दोस्तों। आज के दौर पे जो ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, आजकल डिजिटल बोर्ड चलने लगा है, तो उस दौर पे ब्लैक बोर्ड वगैरह नहीं होती थी। अलग से कक्षाएँ लेने, एक्स्ट्रा क्लास बच्चों की हाज़िरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान जो है और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छाँव में ही चलती थीं, तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फ़ीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी, मतलब पिता कितना कमाता है, माता कितना कमाती हैं, उन पर जो है निर्भर करता था। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। कितना अच्छा सिस्टम था दोस्तों। आगे, विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों।
आगे है, एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थीं, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। ठीक है, आगे दोस्तों, आगे है नई दिनचर्या एक नियम। आइए इसको भी देख लेते हैं। नई दिनचर्या और एक नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के ज़रिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूल की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें। ठीक है, नियमित रूप से कक्षा में आएँ, तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। ठीक है, इतना कंडीशन डाल दिया गया है। नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएँ, मतलब टाइम टू टाइम, तय सीट पर बैठे, जो आप सीट आपको दिया जाए वहीं पे बैठे और डिसिप्लिन में रहे, अनुशासन का पालन करें। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगा, मतलब सरकार से मदद मिलने लगा। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। कमज़ोर पड़ने लगे। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि पाठशालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए, मतलब 7 बजे का अगर टाइम दिया गया है तो 7 बजे ही आएँ, उसके बाद नहीं। अब पहले ऐसे नहीं था, 8 बजे था तो गरीब के बच्चे अगर कोई काम कर रहे थे तो 9 बजे भी आ जाते थे। ठीक है, ऐसा मतलब एक हम अप्रॉक्स टाइमली बता रहे हैं, एग्जैक्ट वही टाइम नहीं था, आप लोग गेस मत कर लीजिएगा, ये सर को कैसे पता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना ज़रूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। उससे पहले हमारा ऊपर जो ब्रैकेट वगैरह में दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे था नहीं, यहाँ ये हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, ग्रामीण पाठशाला, उसके बाद हम लोगों का ये था गतिविधि, हम लोग देखेंगे, पहले ये फिगर देख लेते हैं। अरविंदो घोष दोस्तों बंगाल के हैं, इनको देखा जाता है, अरे बंगाल करें, क्या बोलते हैं, अरविंदो घोष बंगाल के ही, बंगाली नाम है। चलिए देखते पढ़ते हैं इनके बारे में। अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए।
मतलब इनका कहना था कि अपनी भाषा को जानने के बाद अतिरिक्त में विदेशी भाषा को भी जानना आवश्यक है, मतलब वैज्ञानिक आविष्कारों के भी बारे में आप लोगों को जानना आवश्यक है। ठीक है, इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। ठीक है, कोई आप लोगों को इस सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, इनका कथन था। ठीक है, आइए हम लोग गतिविधि में देख लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। अब बताइए कि सरकार द्वारा नियंत्रित पाठशालाओं पर आपकी क्या राय होगी। गेस करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज़रूर करेंगे इस बात को देखते हुए। जो भी है मन में वो लिख दीजिएगा कमेंट में। आगे, क्या आपको मालूम है कि प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों में से लगभग 50% बच्चे 13-14 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते स्कूल छोड़ चुके होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस स्थिति के कारण क्या है? ज़रा सोचिएगा और बताइएगा। अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है, तो आप लोग आई थिंक अच्छा गेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरबिंदो घोष बंगाली, उनका हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रचार की ज़रूरत पर जोर देने लगे थे। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता दूं, जैसे हमारा बहुत ही फेमस नाम है ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले, उनकी धर्मपत्नी। ठीक है, वो लोग भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती हैं, सावित्रीबाई फुले को। ठीक है, वो लोग बहुत ही संघर्ष किए थे शिक्षा को लेकर। आगे देखते हैं। शिक्षा के व्यापक जरूर जोर देने लगे थे। आगे, यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेज़ों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। जब हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे ना, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए आगे। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, जैसे गांधी जी हमारे और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोग उनमें से एक थे। आइए देखें कि उनका क्या कहना था। ठीक है, लोगों का क्या कथन था, आइए देखते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अंग्रेजी शिक्षा में होने वाले कह रहे हैं, क्षमा करिएगा, कहाँ गया भाई पेन। हाँ, अंग्रेजी शिक्षा में हमें गुलाम बना दिया गया है। अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा हमारे मस्तिष्क को गुलाम बनाया गया है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा से भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा होता है। ठीक है, पैदा कर दिया गया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भ्रष्ट होता जा रहा है। गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, जहर भरा है, यह पापपूर्ण है। इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। इनके मतलब महात्मा गांधी के मुताबिक पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, ठीक है, स्वामी पढ़ रहे हैं, क्षमा करिएगा, इस लाइन में दोस्तों बहुत त्रुटियाँ हुई, थोड़ा ध्यान भटक गया था। ठीक है, पढ़ते पढ़ते हम भी इस काल में चले गए थे और उसके बारे में कुछ विचार करने लगे थे, तो इसलिए थोड़ा सा क्षमा करिएगा उसके लिए। कोई नहीं। प्रतिष्ठा और स्वाभिमान, क्षमा करिएगा, फिर से रॉन्ग हुआ, स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करें। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। बहुत गलतियाँ हो रही है आगे, पेन की वजह से। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेज़ों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। ये सब दोस्तों कथन जो था वो महात्मा गांधी का था। ठीक है, महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है।
उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है। किसने? अंग्रेजी भाषा ने उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। ये सब अंग्रेजी का प्रभाव है। आगे, महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यहाँ जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होगी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं। ये 1940 का तस्वीर है। ठीक है, ये देखिए हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगान को इन्होंने ही लिखा था सबसे पहले क्या इन्होंने ही लिखा था दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले गाया था, ये कह सकते हैं, लिखा होगा तो गाया होगा। और दोस्तों इन्होंने भारत का राष्ट्रगान के साथ साथ वेस्ट बंगाल कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? बांग्लादेश पहले वेस्ट बंगाल का हिस्सा था, हमारे बंगाल का हिस्सा था। वो हो गया ईस्ट बंगाल, पूर्वी बंगला, और ये हो गया हमारा पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा गलतियाँ हो रही है दोस्तों, क्षमा करिएगा उसके लिए हमें। ठीक है, दिल से माफ़ करिएगा। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। आइए देखते हैं गांधी जी का क्या कथन है। महात्मा गांधी ने लिखा था, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह मतलब दोस्तों हमारा बॉडी, शरीर, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके ज़रिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। ठीक है, आगे, मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। ठीक है, ये गांधी जी ने लिखा था ये चीज़। आगे है, जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रचार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर विभिन्न हो। आगे दोस्तों, टैगोर का शांति निकेतन, आइए देखिए, इसे देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? तो आइए जानते हैं दोस्तों, क्यों हुआ था इसका स्थापना। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 ईस्वी में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। ठीक है, आखिर आजकल दोस्तों टैगोर जी की आत्मा समझ लीजिए सभी बच्चों में घुसता है। बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, एक आध दिन तो शुरू में जाना होता है तो चले जाते हैं, उसके बाद वो लोग जो है खूब चिढ़ते हैं स्कूल जाने से, बहाना करने लगते हैं, कभी बुखार का, पेट दर्द का। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। वहाँ उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का दिमाग कहीं और भटक रहा था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे, कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे
बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें। ठीक है दोस्तों, जो भी ये एनसीईआरटी की बुक लिख रहे हैं, अगर आप लोग तक मेरी आवाज़ जा रही है तो प्लीज़ आप लोग ज़रा इन लोगों का नाम, जो हमारे महान पुरुष थे, ठीक है, हमारे जितने भी महान राष्ट्रवादी नेता थे, कृपया उनके नाम के आगे नाम के पीछे जी या सर लगा दिया करिए, ताकि थोड़ा सम्मान का अनुभव हो, क्योंकि पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होता है। टैगोर बोलना अच्छा नहीं लगता है, टैगोर जी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, ये है दोस्तों, थोड़ा फिगर है, इसको देख लीजिए। यह है दोस्तों शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है, 1930 का दशक का है ये चित्र। ठीक है, आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है, कितना अच्छा लगता होगा इन लोगों को पढ़ने में। आगे आगे है, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हो, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए, ये उनका मानना था। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे, ये टैगोर जी का कहना था। टैगोर जी के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर जी का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। ठीक है, 100 किलोमीटर दूर था कोलकाता से। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत सारे मामलों में टैगोर जी और महात्मा गांधी जी शिक्षा के बारे में कमोबेश कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन ज़्यादातर एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फ़र्क भी थे। क्या कहते हैं? गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। वहीं टैगोर जी आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया था। ठीक है, किस किस चीज़ का दोस्तों? याद रखिए, कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया था। ठीक है, आगे। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, मौके मिले। आगे इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। ठीक है, आइए दोस्तों, एक चित्र दिया है, उसको हम ध्यान से देखते हैं। ये चित्र दोस्तों है कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे। 20वीं सदी का प्रारंभ, 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। ठीक है, आइए इस फिगर को ध्यानपूर्वक देखते हैं। कोयम्बटूर का है ये, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे दोस्तों, हमारा लेसन जो है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 7 महिलाएं, जाति एवं सुधार पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि दोस्तों छोटा छोटा चैप्टर है, फुल्ली डिटेल में नहीं है, बस जितना है उतना पर्याप्त है। आगे की कक्षाओं में अगर ऐसे टॉपिक्स आएंगे तो आपको फुल्ली डिटेल्स में मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी दोस्तों, वैसे वैसे चैप्टर्स के विस्तार होने लगेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो में जो भी अगर मेरे से त्रुटि वगैरह हुआ होगा तो उसके लिए मुझे दिल से माफ़ करिएगा आप लोग, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। ये आपसे निवेदन है दिल से दोस्तों, क्योंकि 1 के सब्सक्रिप्शन आप लोग जल्द से जल्द कराएंगे तो मैं भी फुल्ली एनर्जीफुल होकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो डिमांड है मेरे से, वो बुक्स को प्रोवाइड कराने की मैं कोशिश करूँगा 100%। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए। लव यू दोस्तों।